नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, सबसे पहले तो शोक संवेदना व्यक्त करें। सुशील कुमार मोदी जी का निधन हुआ है, बिहार के लिए अपूरणीय क्षति है। और बिहार के एक ऐसे नेता जिन्हें हम बहुत समझदार मानते रहे, बिहार की हर लड़ाई में वे आगे बढ़कर हिस्सा लेते रहे। और बिहार जब सुधरा तो उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील कुमार मोदी का योगदान भी बढ़ा। तो हम लाइव सिटी परिवार की ओर से उन्हें अपनी ओर से शोक संवेदना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और फिर बात आगे की करते हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है, नीतीश कुमार आज बीमार पड़ गए हैं, उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। उन्हें वाराणसी भी जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में, लेकिन तबीयत खराब हो गई है तो उनके कार्यक्रम रद्द हुए हैं। अब देखिए, बिहार में 4 चरणों का चुनाव, देश में ही 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार में भी 4 चरण हुए और 19 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव हो गए। अब भी आधे से अधिक मतलब 21 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव बचे हुए हैं। जेडीयू ने आधे से अधिक चुनाव लड़ लिए अपनी सीटों पर, लेकिन बीजेपी को अभी लड़ना है। बीजेपी के पास 17 सीटें और इनमें से 6 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नवादा, औरंगाबाद, अररिया, बेगूसराय, उजियारपुर, दरभंगा। लेकिन अभी 11 सीटों पर चुनाव होना है, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम। चुनाव के ट्रेंड को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हर चरण में चुनाव का ट्रेंड बदला है। पहले चरण में कुछ और, दूसरे चरण में कुछ और, तीसरे चरण में कुछ और चौथे चरण में कुछ और। तो अब असली चुनौती बीजेपी के सामने है। देखिए, यदि हम बात करें जेडीयू की सीटों की, आगे कभी चर्चा हम उनकी भी करेंगे। सीतामढ़ी में उन्हें अभी लड़ना है, शिवहर लड़ना है, वाल्मीकि नगर लड़ना है, गोपालगंज लड़ना है, सिवान लड़ना है, नालंदा लड़ना है, जहानाबाद लड़ना है। और उपेंद्र कुशवाहा की सीट काराकाट बहुत महत्वपूर्ण है उनकी पार्टी के लिए। और चिराग पासवान की पार्टी को भी 2 सीटों पर अभी चुनाव लड़ना है, हाजीपुर और वैशाली। हाजीपुर में स्वयं भी उम्मीदवार है। तो 5वें, 6ठे, 7वें चरण में असली चुनौती बीजेपी के सामने आ रही है। और यक्ष प्रश्न फिर से वही है, राम मंदिर की लहर नहीं है। नरेंद्र मोदी का नाम है, लेकिन 2014 और 2019 की तरह आंधी नहीं है। हवा कुछ बननी शुरू हुई है, राशन काम कर रहा है, शौचालय काम कर रहा है, मकान काम कर रहा है, महिलाओं का चुप्पा मत भी काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष कहीं से कमजोर नहीं है। बिहार में धर्म से अधिक, हिंदुत्व से अधिक जात का काट चल रहा है। और जब हम इन 11 क्षेत्रों को देखते हैं तो यहाँ अलग अलग परिस्थितियां हैं। अजीत जी, पहले इस पर हम चर्चा कर लें, इसके बाद हम लोग क्षेत्रों पर आते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग पहले भी जो बात कर रहे थे अलग अलग सीटों का, एक क्लस्टर बना के 5-5, 6-6 सीटों का, उसी तरह से ये 11 सीटों का एक एक जी आप समझिए कि बंच है जो बीजेपी की सीटें हैं। जी। ये सभी बीजेपी की सीटें हैं, सभी बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। आप इसको इस तरह से जोड़ के देखिए, इस पूरा जो नेशनल ट्रेंड है उसके साथ जोड़िए। पूरे नेशन का चुनाव अब आ गया है उस इलाके में जो बीजेपी का, जिसको किला मानते हैं, अभेद किला मानते हैं, उस इलाके में चुनाव आ गया। साउथ का पूरा चुनाव निपट गया है, नॉर्थ ईस्ट का चुनाव खत्म हो गया है। अब जो चुनाव बचा है वो नॉर्थ का है पूरी तरह से। जो ज्यादातर सीटें, अब जो 164 के करीब जो सीटें बची हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की सीट है, बिहार की सीट है, झारखंड की सीट है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ये ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के 100% जीते हुए राज्य हैं, जहां बीजेपी सभी सीटों पर जीती हुई है, थोड़ा बहुत अपवाद छोड़ दें। और इसके अलावा थोड़ा सा चुनाव बचा हुआ है जो महाराष्ट्र का है और पश्चिम बंगाल का है। तो अब ये बीजेपी के गढ़ में चुनाव हो रहा है और एकदम वही चीज बिहार में है। अब आप सोचिए कि किस तरह से, अभी एक संयोग कहें या चुनाव आयोग ने कोई फेवर किया, चुनाव आयोग ने किसी तरह से प्लान किया ऐसा, या सिर्फ संयोग है कि सारे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है बीजेपी का, जो बीजेपी का गढ़ है, वो सबसे लास्ट में आया, आखिर में आया। सारे लोग चुनाव लड़ चुके, सब जगह से फारिग हो गए प्रधानमंत्री, तब इस इलाके में चुनाव आया है जो उनका गढ़ है।
अब जी प्रधानमंत्री कैंप करेंगे उत्तर प्रदेश में। अभी भी देखा हम लोगों ने 2 दिन, अभी देखिए आप लगातार देखिए, 12 तारीख को पटना में रोड शो, 13 तारीख को वाराणसी में रोड शो, 14 तारीख को वाराणसी में नॉमिनेशन प्रधानमंत्री का। ये थोड़े अनायास हो गया, ये तो एक योजना के तहत है, एक प्लान है ये, कि और लगातार आगे जहानाबाद भी आ रहे हैं, पाटलिपुत्रा भी आ रहे हैं, सारे कार्यक्रम बने हुए हैं जी। अब सब आएंगे। अब यही फोकस, ये एरिया हो गया ना, अब तो नॉर्थ का एरिया हो गया। अब उनको थोड़े जी तमिलनाडु जाना है या हैदराबाद जाना है या केरल जाना है, अब तो कहीं नहीं जाना है उनको। अब हम्म, जो है, अब एक बेस होगा, कैंप होगा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, अब इन इलाकों में वो फोकस करेंगे, दिल्ली हरियाणा जी ये सब नॉर्थ का जो इलाका है। तो हम्म, उसी तरह से बिहार में भी जो चुनाव है, जहां बीजेपी की सीटें हैं, सबसे पहले वो सीटें निकल गई, वो इलाके निकल गए जो जेडीयू के थे। सीमांचल, कोशी से निकल के अब चुनाव आ रहा है उत्तर बिहार की तरफ, पश्चिम बिहार की तरफ। जी जो पश्चिम का इलाका हो गया हम लोग का, सिवान, गोपालगंज और सारण, महाराजगंज पश्चिम का हो गया, और फिर बाकी सारी सीटें नॉर्थ की हो गई, मुजफ्फरपुर के आगे, अब वैशाली से आगे, हाजीपुर से आगे, बल्कि सब नॉर्थ की सीटें हो गई। आप बीच में एक आप शाहबाद का आप इलाका। चंपारण की ओर से देख रहे हैं, पश्चिम और दक्षिण और उत्तर और पूरब। जी बिल्कुल, तो जी नक्शा उत्तर से ही देखेंगे ना, जी नक्शा तो उत्तर की तरफ से ही देखते हैं, तो उस जी हिसाब से हम कह रहे हैं। जी और फिर उस हम लोग दक्षिण बिहार कहते हैं, जो इलाका इधर निपट गया, उसमें शाहबाद का इलाका अब बचा हुआ है। तो जहानाबाद है। हाँ, ये इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है हमेशा। इस इलाके में बीजेपी इन इलाकों में क्षेत्रों में जी जीतती रही है। और अब यहाँ मेहनत करनी है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो जी वो जो इलाके थे पहले दूसरे सहयोगी पार्टियां लड़ चुकी हैं, अब बीजेपी को लड़ना है। और जैसे जैसे चुनाव बदला है, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, चुनाव बदला है तो एक तरह का कंसोलिडेशन एनडीए के अंदर, जो पहले बिखराव था, बिल्कुल। वो हम्म, बिखराव कम होता दिख रहा है। अब एनडीए में एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। जी एनडीए का वोटर जो है, जो पहले टूटता बिखरता दिख रहा है, वो अब एक साथ आ रहा है। कार्यकर्ताओं का भी तालमेल बेहतर हो रहा है। और 12 तारीख को जो रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का, वहां से जो मैसेज हुआ, वो मैसेज कन्वे हुआ है हर जगह, कि मिल के बिल्कुल। चुनाव लड़ना है। जो ताकत दिखी अपोजिशन की, जो माहौल दिखा अपोजिशन का, उससे भी सावधान हुए हैं जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की, और खुद बीजेपी भी। तो अब जी बेटर कोऑर्डिनेशन है, बेटर तैयारी है, कैंपेन की बेटर प्लानिंग है। और अब नरेंद्र मोदी फुर्सत में है दक्षिण भारत और बाकी पश्चिम और पूर्वोत्तर के इलाकों से फ्री होकर के, अब उनको फोकस करना है इस इलाके पर। तो इस इलाके में अब ज्यादा ताकत लगा करके बीजेपी लड़ेगी अपने संसाधन। जहां पहले ये भी शिकायतें आई कि संसाधन नहीं लगाया, उम्मीदवार जी सक्रिय नहीं हुए, तो ये सारी चीजें अब बदलेंगी। चुनाव जी बाद में होने का कई बार फायदा होता है, कि जो कमियां बिल्कुल, होती हैं पहले, जो टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चीजें दूर हो जाती हैं। और उन्हें दूर उसके कर लिया। बाद आप ज्यादा बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब बेटर तरीके से बीजेपी कोऑर्डिनेट करके लड़ेगी अपनी 11 सीटों पर। तो उसका फायदा निश्चित रूप से नीतीश कुमार के की जो जेडीयू की जो 7 सीटें बची हुई हैं, उन पर भी जी होगा, और चिराग पासवान की 2 सीटों पर भी होगा। बीजेपी ताकत अगर लगाएगी लगाएगी ही, तो उसका फायदा अपोजिशन को भी होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो थोड़ा पहले हेफाजट सा दिख रहा था, बिखरा हुआ दिख रहा था, वो अब थोड़ा बेटर होगा इस आगे के 3 चरणों में। और प्रधानमंत्री चलिए, के दौरे भी अब ज्यादा होंगे। तो बीजेपी ताकत लगाएगी तो फायदा संपूर्ण एनडीए को होगा। अब हम सीटों की बात करते हैं, मधुबनी से चर्चा शुरू करते हैं। मधुबनी में देखिए 5वें चरण में ही चुनाव है और यहाँ मुकाबला हो रहा है अशोक यादव, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, 2019 में भी जीते, और उनके सामने अली अशरफ फातमी, दरभंगा से कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। देखिए यहाँ कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं और मिथिला में दरभंगा के बाद सबसे महत्वपूर्ण दूसरा लोकसभा क्षेत्र मधुबनी। जो अशोक यादव हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लोग पूछ रहे हैं आपने काम क्या किया, आप दिखाई कब पड़े, कहां पड़े। और 2019 के चुनाव में हमने ये देखा कि यहाँ के यादव पॉलिटिकल हिंदू हो गए थे और वोट किया था बीजेपी के पक्ष में। लेकिन दरभंगा के कारण इस बार मधुबनी का समीकरण भी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। अली अशरफ फातमी भी चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं, वह चुनाव लड़ रहे हैं अपने तरीके से और किसी भी तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण को धर्म के आधार पर नहीं होने दे रहे हैं। हमने ये कहा कि दरभंगा और मधुबनी, दरभंगा में तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने नया प्रयोग किया, वहां ललित यादव को प्रत्याशी बनाया गया। जीतेंगे हारेंगे ये अलग बात है, चुनाव हो चुका है। लेकिन मधुबनी में यह संदेशा पहुंचा है कि जब मुसलमान और यादव मिलकर दरभंगा में वोट कर सकते हैं ललित यादव के लिए, तो अली अशरफ फातमी के लिए मधुबनी में क्यों न मिलकर करें।
और फिर झंझारपुर में जब चुनाव हुआ था तो वहां वैश्य मतों में विभाजन, मुकेश सहनी के कारण मल्लाह मतों की ताकत बढ़ी हुई है। तो मधुबनी की लड़ाई बहुत कठिन है और अली अशरफ फातमी मजबूती से लड़ते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं अजीत जी। देखिए, एक यही फैक्टर काम करेगा, बाकी तो सारे फैक्टर जस के तस हैं जो पहले थे। पिछली बार भी जी। अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े थे, वहां से तो जो मुस्लिम का वोट है वो तो है उनके साथ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फैक्टर आपने कहा कि ललित यादव को वहां देने से मुसलमान वहां उनके साथ गया, और ललित यादव ने भी यहाँ जो मैसेज बनवाना था वो बनवाया है यादवों के जी। बीच में कि हम लोग, हम्म, हम वहां एक मुसलमान है। हमको मदद कर रहे हैं, आप यहाँ दरभंगा में मदद करिए हम्म, फातमी साहब की। ये मैसेज है, और ये मिलके दोनों ने बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, जो हम कल भी कह रहे थे, कैंपेन किया है। दोनों कैंडिडेट्स ने दोनों जगह माहौल बनाने की कोशिश की है। तो जी। उससे संभव है कि पिछली बार जिस मात्रा में यादव का वोट गया था अशोक यादव को, वो न जाए। जी। इसके बावजूद मेरा अपना मानना है कि जो माहौल है, जिस तरह की चीजें हम्म, हैं, जिस उसमें बहुत सारे जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग है यादवों में भी, वो वोट देने जाएगा तो उसकी नजर में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, कमल का निशान तो होगा ही होगा, उसमें कोई जी। संदेह नहीं है। वो हम्म, आंख तभी बंद हो रही है जब सामने भी यादव कैंडिडेट। हम्म, हर जाति में ये हम लोग देख रहे हैं, बाकी कोई अपवाद नहीं है। यादव मुसलमान चाहे कुशवाहा हो चाहे भूमिहार हो, उसकी आंख वहां बंद हो जा रही है जहां उसका कैंडिडेट है, और बाकी बिल्कुल। जगह सब वो लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी वोट, अगर भागलपुर में भी 100% भूमिहार का वोट तो नहीं मिला है अजीत शर्मा को। हम्म, 30-40% वहां भी भूमिहार का वोट बीजेपी को गया है, जो कोर समर्थक है वर्षों से, सदियों से। जो ऐसा हमको लोगों ने कहा, फोन करके कहा ज्ञानेश्वर जी, जी। कि जहां बाप दादा वोट देते थे हम वहीं दे दिए जाके, मतलब हम्म, जहां घर के लोग पहले से देते थे वहीं दे दिए हैं जाकर के। तो ये उस वो यहाँ भी होगा। तो वो एक सर्टेन एक एडवांटेज अशोक यादव का है कि आरजेडी के कोर वोट में जो यादव का वोट है उसमें कुछ उनको मिलेगा, और उसके अलावा मल्लाह का वोट निश्चित रूप से कुछ टूटेगा, लेकिन बाकी जो अत्यंत पिछड़ा का वोट है, फॉरवर्ड का वोट है, ब्राह्मण का वोट है, उस इलाके का, वो लेकिन एक इंटैक्ट बात रहेगा और ध्यान अशोक रखना होगा यादव। ना, देखिए कि दरभंगा में ललित यादव और झंझारपुर में वीआईपी के टिकट पर सुमन महासेठ को लड़ाया गया, और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के जीते हुए विधायक, जो महागठबंधन सरकार में उद्योग मंत्री थे, समीर महासेठ, जिनकी लिगेसी है राजकुमार महासेठ की, कि मधुबनी में तमाम सीटें विधानसभा चुनाव में आरजेडी हार गई थी, लेकिन समीर महासेठ चुनाव जीत गए थे। तो ये समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, और देखिए अब फैसला क्या करेगी जनता, यह तो। उसमें क्या है ज्ञानेश्वर जी, असेंबली के समय इस तरह की चीजें, असेंबली के समय जो है, वो हम जी। लोगों ने देखा ना, कैसे संजय सरावगी जीत गए, कैसे समीर महासेठ जीत गए, तो वो लोग जीत जाते हैं। उस समय जी। असेंबली में लोग दूसरे तरह से पोल करते हैं। ये हम्म, एक समझदारी देश की जनता में, ये पीछे 5-10 साल में ये डेवलप हुआ है कि हम्म, लोकसभा में बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में वोट करते हैं। जैसे दिल्ली में हम बैठे हैं, यहाँ लोकसभा में 7 सीट वो लोग बीजेपी को दे देते हैं, लेकिन जब असेंबली का चुनाव आता है तो 70 में 62 सीटें जितवा देते हैं आम आदमी पार्टी को। हम्म, हम लोगों ने झारखंड में देखा कि सारी सीटें बीजेपी जीती, और असेंबली का चुनाव आया तो लोगों ने जितवा दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। हम लोगों ने सब जगह ये जनता का सोचने का एक तरीका, और डिफरेंट तरीके से पोलिंग का एक तरीका डेवलप हो गया है। तो वो हाँ, इस पर थोड़ा लोकसभा में अलग तरीके से पोल होगा, बिल्कुल, लेकिन वन साइडेड चुनाव मधुबनी में दिखाई नहीं पड़ रहा है, जैसा 2019 में जैसा दिखाई पिछली पड़ा बार था। था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि ठीक है, हाँ। प्रदीप पूर्वे लड़ रहे थे वीआईपी से, और इतना बड़ा फासला हो गया था, क्योंकि अली अशरफ फातमी का एक कद भी है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे चलते हैं, मुजफ्फरपुर सीट की बात करते हैं, उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर। यहाँ तो खेला ही दूसरा हो गया। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वे पिछले बार वीआईपी के उम्मीदवार थे, 4 लाख मतों से चुनाव हारे थे, राजभूषण चौधरी निषाद। और जो 4 लाख मतों से चुनाव जीते थे, अजय निषाद, वे बेटिकट कर दिए गए। उन्होंने पाला बदला, वे चले गए कांग्रेस में। लेकिन मुजफ्फरपुर की जो हवा है, मुजफ्फरपुर में बाहरी ही चुनाव जीतते रहे, यह भी बात सही है। इस बार भी दोनों जो लड़ रहे हैं वह बाहरी ही है, राजभूषण चौधरी निषाद समस्तीपुर के, और ये इधर वैशाली के अजय निषाद। तो अजय निषाद ने कांग्रेस का टिकट पा लिया, लेकिन कांग्रेस के टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे विजेंद्र चौधरी, जो वहां के विधायक नहीं है। कहा जा रहा है कि जब उन्हें टिकट नहीं मिला, इसके बाद वे घर बैठ गए। तो मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री की भी सभा हो गई है, चुनाव की फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मतदाता चुप है, और बहुत परिवर्तन की बात दिखाई नहीं पड़ रही है। राजभूषण चौधरी को, निषाद को भी लोग नहीं जानते, उनसे क्या उम्मीद करें। हाँ, लेकिन लोग मोदी को देख रहे हैं। हाँ, तो जो पोल होगा, देखिए मुजफ्फरपुर में जो पोलिंग होनी है,
वो जी। बीजेपी के नाम पर होनी है या महागठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक के नाम पर होनी है, पार्टी के नाम पर, गठबंधन के नाम पर वहां चुनाव होना है। जी। कैंडिडेट वहां इस नाते से, कैंडिडेट राजभूषण चौधरी नहीं, कैंडिडेट के नाते अजय निषाद जरूर चर्चा में है, क्योंकि वो लगातार 2 बार वहां से एमपी रहे, फिर उनके पिता भी उस सीट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो वो एक चर्चा है, उनकी चर्चा है, उनके आने से जी। कुछ बज क्रिएट हुआ है। और ये मान सकते हैं कि वो मल्लाह का वोट कुछ तोड़ेंगे, निश्चित रूप से मल्लाह का वोट तोड़ेंगे। मुकेश लेकिन सहनी जो भी साथ में है। हम मुकेश सहनी भी साथ में है, तो जी। उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन जो जो दूसरा वोट है अत्यंत पिछड़ा का, देखिए विजेंद्र चौधरी अगर लड़ते तो लड़ाई बहुत आसान हो सकती थी वहां वो सीट पर इंडिया ब्लॉक के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि उनके घर बैठ जाने से भी वो वोट घर नहीं बैठेगा, वोट तो जाएगा ही देने, उनके बिल्कुल। न चाहने से भी वो वोट जाएगा। और अब उस वोट का रुझान, अगर विजेंद्र चौधरी होते तो उनका रुझान उनकी तरफ होता, लेकिन अब वो हो सकता है कि वो रुझान हो जाए जो कोर वोट जेडीयू बीजेपी का है। तो हाँ, ये वीरेंद्र बैलेंसिंग चौधरी होते तो वैश्य मतों में विभाजन होता। वैश्य बिल्कुल मत होता, भी वही कह रहे हैं कि जी, तो विभाजन बिल्कुल। होता, वो वैश्य मत भी उनको मिलते हैं, पिछड़ों का भी उनको, और दूसरा वोट भी उनको मिलता है, जिस तरह से वो काम करते रहे हैं। और जो एक नैरेटिव कम से कम मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने बना रखा है कि उन्होंने वर्चस्व समाप्त किया है, तो जी। ये उस माहौल में लोग उनको वोट करते हैं। तो वो अब नहीं हो रहेगी स्थिति। अब इस जी। वजह से जो है वो, अब अजय निषाद अपनी लीगेसी कितनी क्लेम कर पाते हैं इस पर डिपेंड हुँ। करता है कि वो, उनको अगर निषाद ओन करता है कि नहीं करता है। नहीं जी। करेगा तो फिर उनके लिए फिर मुश्किल है वहां। अब हम लोगों ने देखा ना कि कहाँ बीजेपी का वोट ही काटने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता कांग्रेस के टिकट पर वहां लड़े, तो कहाँ कोई फर्क आया बिल्कुल। वहां। हुँ। और वो वोट अब पूरा तो मिलेगा नहीं अजय निषाद को, जो अखिलेश सिंह को मिला था वो वोट तो वापस चला जाएगा बीजेपी में ना। जी। तो इस वजह से चर्चा भले हो जाए निषाद, अजय निषाद की, लेकिन चुनाव में बहुत असर वो कितना डाल पाएंगे ये तब होगा जब मल्लाह ओन करे। बिल्कुल। और देखिए अब चलते हैं 5वें चरण में भाजपा की सबसे हॉट सीट सारण, जहां राजीव प्रताप रूडी हैं और सामने से रोहिणी आचार्य हैं, लालू यादव की दूसरी बिटिया। और यहां लड़ाई बहुत तगड़ी है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि राजीव प्रताप रूडी कभी लालू यादव को नहीं हरा पाए। राबड़ी देवी को हराया, चंद्रिका राय को भी हराया। राबड़ी देवी को जब हराया तो मामूली मतों का अंतर रहा, चंद्रिका राय को हराया तब थोड़ा अधिक रहा। लेकिन जब रोहिणी आई है तो साथ में सहानुभूति भी लेकर आई है। क्या होगा राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के इस मुकाबले में? एक बेटी है और उसके साथ यह बात जुड़ी है कि इसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दी है। दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी हैं, बड़ी शख्सियत हैं, पहचान है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है। राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य पर कोई निशाना नहीं साधते, जानते हैं सेल्फ गोल हो जाएगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं। देखिए हम लोग उस दिन ज्ञानेश्वर जी चर्चा कर रहे थे जब सारण सीट का, तो हमने कहा था कि रूडी एक अच्छे सांसद है, मतलब दिल्ली में क्षेत्र में उनको लेकर के नाराजगी होगी, चूंकि क्षेत्र बड़ा होता है तो नाराजगी होती है, लेकिन दिल्ली में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहां जरूर अपने क्षेत्र की बातें वो रखते हैं। और अपनी जी। पार्टी के भी मंत्रियों से हमने उनको सवाल पूछते हुए पार्लियामेंट में सुना है, जी। और कई अच्छे सवाल करते हुए, क्षेत्र की बात उठाते हुए जब हम लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं। और वो हमने तो एक देखा कि गिरिराज सिंह के साथ ही जब वो कैसी उन्होंने कितनी डिमांड रखी और मंत्री उसका जवाब देने में असफल रहे कि भाई क्या कर सकते हैं हम। अब वो अपनी तरफ से मांग करते हैं कि क्या विकास अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें उनके फेवर में जाती अगर कोई कैंडिडेट दूसरा होता या सामान्य चुनाव होता। अब जी। सारण का चुनाव सामान्य नहीं रह गया, लालू प्रसाद की बेटी लड़ रही है, वह बेटी जो सिंगापुर से लड़ने आई है, जिसने अपने पिता को किडनी दी है। एक सामान्य सहानुभूति, हमने वीडियोस देखे, हमने क्लिपिंग देखी, तमाम लोग गुजरते हुए उसको, लोग गाड़ियां रोक रहे हैं, लोग महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये जो एक माहौल है, एक सहानुभूति का एक पॉजिटिव माहौल है। और इसी की वजह से राजीव प्रताप रूडी बैकफुट पर है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई लालू यादव से, बिल्कुल। वो बार बार कह रहे हैं। अब रोहिणी से क्या लड़ाई कहेंगे, जिसके बारे में आप, जो क्लीन स्लेट है, जो क्लीन स्लेट है उसके बारे में तो आप अच्छा बुरा कुछ कह ही नहीं सकते हैं ना। आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं कर सकते हैं। अगर बिल्कुल। कोई पुराना नेता होता तो आप उसकी 10 शिकायतें बताते, उसकी कमियां बताते। आप रोहिणी आचार्य में क्या कमी बताएंगे, तो क्लीन जी। स्लेट है। तो इसकी वजह से एक उनको डिसएडवांटेज हो गया। वो बार बार कह रहे हैं कि वो तो मुखौटा है और असली लड़ाई लालू यादव से है। वो अपने क्षेत्र के लोगों को ये लालू यादव का भय दिखाना चाहते हैं, और जी। उस भय के आधार पर ये वो बताना चाहते हैं कि चुनाव भले रोहिणी जीत जाए लेकिन राज तो लालू यादव का चलेगा यहाँ। तो ये चीज उनका कितने फेवर में जाती है, उनका जो बीजेपी का कोर वोट रहा है इस पर कितना पोलराइज होता है,
उसके साथ साथ ये देखना होगा कि महिलाओं का कैसा टर्नआउट होता है, और यूथ जो है जिसकी सहानुभूति है यूथ की, भाई एक सहज, हम लोग बहुत दूर हैं तभी एक सहज भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है कि अपने पिता के लिए उस बिल्कुल। लड़की ने इतना कुछ किया है। तो ये सब हर युवा हो, महिलाएं हो, जिसके भी पिता हैं, बीमार पिता हैं, और वो सब लोग देखते होंगे, उन सबको लगता होगा कि इसने एक मिसाल कायम की है, तो वो समर्थन उसको मिलेगा, बिना कहे मिलेगा। उसमें हम कास्ट और उसमें जा ही नहीं रहे हैं, वो वोट जी। उसको मिलेगा रोहिणी आचार्य को। तो ये उस एडवांटेज है रोहिणी आचार्य का। राजीव प्रताप रूडी का एडवांटेज ये है कि वो बीजेपी का जो अपना एक बड़ा वोट बैंक है सो है उनके साथ, और दूसरा उनका एक एडवांटेज ये भी है कि लालू यादव को लेकर के अभी भी एक बड़े तबके के मन में भय का माहौल है, उसको लगता है। और अभी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से कल परसों एक जो कल का वायरल हुआ कि तेज प्रताप धक्का दे रहे हैं अपनी ही पार्टी को, एक जनरल सेक्रेटरी को गिरा रहे हैं, तो इस तरह की चीजों से लगता है, लोग कहने लगते हैं कि अरे सब लोग बदले नहीं है, सब वही का वही है। तो ये एक डिसएडवांटेज की चीजें होंगी अगर ये माहौल बन जाता है चुनाव तक आते आते। अभी के समय में तो रोहिणी आचार्य के साथ सहानुभूति है लोगों की, और फिर महाराजगंज का भी जुड़ा हुआ है, जब आप बताएंगे बिल्कुल। महाराजगंज के साथ कैसे सारण जुड़ता है। जी। तो चलिए देखिए, अब चलते हैं आपके चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। संजय जायसवाल फिर से, और उनके सामने है मदन मोहन तिवारी। टिकट को लेकर बहुत कयास लगाए गए, शाश्वत केदार की चर्चा हुई, लेकिन टिकट मिला आखिर में मदन मोहन तिवारी को। और संजय जायसवाल ने देखा कुछ विधानसभा क्षेत्रों में परेशानी खड़े कर रहे हैं मनीष कश्यप, चर्चित यूट्यूबर, तो मनीष कश्यप को बीजेपी में ही शामिल करा दिया। लेकिन मनीष कश्यप को अब चंपारण की चिंता नहीं है, वो मनोज तिवारी के साथ दिल्ली में लगे हुए हैं। तो संजय जायसवाल के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा। उनके लिए काम कर रही एक एजेंसी ने कहा कि फीडिंग बहुत गड़बड़ थी, जो लोग कह रहे थे, लेकिन मोदी के नाम का भरोसा है। और कांग्रेस किस तरीके से वहां लड़ रही है, यह कहा जाता है कि वहां ब्राह्मणों की अच्छी पैठ है। क्या चंपारण को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं? पश्चिमी चंपारण से ज्यादा पूर्वी चंपारण को समझेंगे, लेकिन पश्चिमी चंपारण के बारे में आपका क्या अनुमान? नहीं है, देखिए ये मदन मोहन तिवारी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, वो विधायक रहे जी। हैं वहां से, और एक बड़ा वोट जो बीजेपी का सबसे कोर वोट है ब्राह्मण, वो जी। उनके तरफ रुझान दिखा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। वो वोट जो मेजर डेंट हो गया है, और बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है ब्राह्मण वोट का। मनीष कश्यप से जो नुकसान होना था उसको उन लोगों ने कंटेन कर लिया, उनको उनका नहीं जाना अपने आप में बीजेपी के लिए एक फायदे की बात हो गई कि जी। वो जो भी 10-20 हजार वोट खराब करते वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं जा रहे हैं तब भी बीजेपी को फायदा है। लेकिन मदन देखिए, यहाँ कैंडिडेट चुनने में कांग्रेस ने बड़ी होशियारी की, कई लोगों के नाम चल रहे थे, आपने कहा शाश्वत केदार, उनको पार्टी एक बार लड़ा करके देख चुकी है वाल्मीकि नगर से। फिर यहाँ चर्चा चली थी, मैं अजय उपाध्याय की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ कांग्रेस जी। के हैं, उनकी भी चर्चा, ब्रजेश पांडे की भी चर्चा चली, लेकिन विजय अंत शंकर में ये दुबे। सब, हाँ इन विजय शंकर दुबे, लेकिन बाहर से ले आना, उस सबके मुकाबले जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सकता था वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। जी। और ये एक सोच भी है लोगों को कि हम लोग प्रकाश झा को नहीं जिता सके, ब्राह्मणों में एक सोच भी है कि वो प्रकाश झा जीत सकते थे, और पहली बार में तो बहुत कम अंतर से हारे थे, वो जीत ही जाते। तो जी। वो एक इस वजह से वो एकजुटता दिख रही है उनके साथ, वहां उस इलाके में मुस्लिम वोट भी है और यादव वोट भी है। अगर ये वोट आता है, साथ में जुड़ता है, तो संजय जायसवाल के लिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन फिर हम वही कहते हैं, अच्छा उसमें कुछ एक इलाका जो है, जो सुगौली का, खासतौर से सुगौली का जो इलाका है, मझौलिया और जी। सुगौली का इलाका जो है, दो विधानसभा ये जो क्षेत्र है, यहाँ मल्लाह वोट भी बहुत है, मल्लाह भी काफी अच्छी संख्या में है, और ये वहां राजनीति करते रहे हैं लोग, ओम प्रकाश चौधरी वगैरह, उस इलाके में मल्लाहों का नाम रहा है सुगौली में। तो और ब्राह्मण भी बहुत है, सुगौली में भी ब्राह्मण बहुत है विधानसभा में, जी। जहां से सुरेश मिश्रा भी एमएलए रहे, और अशोक मिश्रा भी चुनाव लड़े थे, भूमिहार भी एक बार वहां से एमएलए हुए, चंद्रशेखर द्विवेदी। तो उस इलाके में अगर ये वोट मल्लाह का जाता है साथ में जी। कांग्रेस के, तो ये फिर एक बड़ा डेंट हो जाएगा। अगर ब्राह्मण बिल्कुल। पूरी तरह से आ जाए, ब्राह्मण के नाम पर कुछ भूमिहार भी अगर उनके साथ आते हैं, कई सीटें हैं उसमें, कई सीटें हैं वहां, कई वैसे विधानसभा सीटें हैं, बेतिया अपने आप में है, जी। मझौलिया है या सुगौली है, ये भूमिहार भी इन कुशवाहा भी सीटों, तो है, कुशवाहा भी हैं। कुशवाहा भी है, कुशवाहा जी। भी है, लेकिन हम कुशवाहा अभी हम इसलिए रखे थे कि वो न्यूट्रल कास्ट है, जहां कैंडिडेट नहीं जी। है उसका। लेकिन अगर ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मण आता है उनके साथ, जो कि आ रहा है, हमको सूचना है, जी। ब्राह्मण की होने की वजह से कुछ भूमिहार जुड़ते हैं, अगर उनके साथ मल्लाह जुड़ते हैं, यादव मुसलमान का वोट आता है, तो पसीने छूट जाएंगे वहां संजय जायसवाल को वोट आते आते। आप ये बात एकदम ध्यान रखने की जरूरत है, और उनकी जरा सी भी लापरवाही उनके वोट को बहुत नुकसान पहुंचा देगा, मदन मोहन तिवारी जिस तरह से लड़ रहे हो। चलिए, तो ठीक है, मदन मोहन तिवारी मजबूती से लड़ रहे हैं, संजय जायसवाल
संघर्ष में फंसे हुए हैं। आगे चलते हैं, पूर्वी चंपारण आपकी ही सीट है और यहाँ राधा मोहन सिंह फिर से अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। कहा तो ये जा रहा था कि इस बार लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन टिकट मिल गया। और आप बार बार कहते हैं कि संगठन के मामले में राधा मोहन सिंह का कोई जोर नहीं है। उनके सामने राजेश कुशवाहा को वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया है। केसरिया में चुनाव हार गए थे, केसरिया के विधायक भी रहे, लेकिन केसरिया में 2020 में आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था और निर्दलीय लड़े थे, करीब 10,000 मत ही लाए थे। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों का परिदृश्य अलग अलग होता है। मोतिहारी में भी, पूर्वी चंपारण में भी हम देख रहे थे टिकट के कई दावेदार थे, वीआईपी से भी, लेकिन आखिर में टिकट मिला राजेश कुशवाहा को। देवा गुप्ता को नहीं मिला, पप्पू दुबे को नहीं मिला और मिल गया इनको। अब क्या वहां स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है? रमा देवी की बेटी भी टिकट चाहती थी जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम उस दिन भी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक तो बहुत आसान कर दी लड़ाई राजेश कुशवाहा को टिकट देकर के महागठबंधन ने, राधा मोहन सिंह की लड़ाई बहुत आसान कर दी। मजबूत कैंडिडेट भी होता तब भी राधा मोहन सिंह आसानी से नहीं, मतलब मुकाबले में नहीं फंसने वाले थे। उनको बहुत आगे बढ़ा थी पहले से। देखिए उनका जो एक संगठन पर पकड़, हम बार बार कहते ही हैं, काम करने के मामले में भी देखिए लोकल लेवल पर अब 22-25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए वहां जो बापूधाम रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण हुआ, जिस तरह का बना, वो केंद्रीय विद्यालय का आना, वहां मदर डेयरी का प्रोजेक्ट लगा, मदर डेयरी का प्लांट लगा, वहां केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वहां पिपरा में उन्होंने बनवाया। तो ये कई चीजें हैं वो अपने क्षेत्र के लिए करते रहते हैं और ये बात हमेशा मानते थे लोग कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब भी उनकी पहली प्राथमिकता पूर्वी चंपारण होती थी। बाद में जब वो केंद्रीय मंत्री हो गए उसके पहले हम उनके घर पर हमने देखा हुआ है कि किस तरह से सुबह बैठ करके और हर आदमी की बात नोट करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या काम है और उस काम को सुलझाना। राधा मोहन सिंह को हमने देखा है कि लोगों का टिकट कटवाते थे पार्लियामेंट के टिकट काउंटर से, रेलवे की। ये कि आप जाइएगा रेलवे स्टेशन पर तो बड़ी लंबी लाइन में लगनी होगी, तो रेलवे का काउंटर जो है पार्लियामेंट के अंदर, हम वहां से हम खुद ही टिकट कटा देते हैं, हमने ये भी देखा है। तो इस तरह का कनेक्ट रहा है उनको। और एक एक, हम पहले बहुत लोगों के बारे में कहा जाता है कि हर गांव में उनका आदमी है। पूर्वी चंपारण में हर घर में राधा मोहन सिंह का आदमी है। अच्छा, हर घर में, गांव तो छोड़ दीजिए, हर घर में आदमी है। इसलिए उनकी एक लड़ाई बहुत आसान है। मजबूत कैंडिडेट होता तो हो सकता है कि थोड़ी कड़ी टक्कर होती, लेकिन कमजोर कैंडिडेट हो गया, कोई वोट में डेंट नहीं लग रहा है। वैश्य नाराज है, वैश्य निश्चित रूप से नाराज है और रमा देवी उस नाराजगी को बढ़ाएंगी। लेकिन नाराज होकर के वो जो कहावत हम लोग क्या कहते हैं कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ देंगे वैश्य, वो नाराज होकर के ऐसा नहीं होगा कि जाकर के राजेश कुशवाहा को वोट दे देंगे। कोई मतलब नहीं बनता है उनको इस बात पर उनका वोट देने का। हाँ, मल्लाह का वोट निश्चित रूप से जाएगा राजेश कुशवाहा को। मोतिहारी मल्लाहों का कैपिटल भले मानते हैं मुजफ्फरपुर को, लेकिन मोतिहारी में वोट है, वो जाएगा वोट उनको। लेकिन कुशवाहा का वोट भी जाएगा, अच्छा खासा वोट है, यादव का, मुसलमान का, मल्लाह का कुछ वोट जाएगा। लेकिन ये सब कुल मिलाकर के 30-35, 35%, 40% से ज्यादा वोट नहीं होता है। राधा मोहन सिंह 60% वोट के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए मोतिहारी चंपारण की लड़ाई, पूर्वी चंपारण की लड़ाई उनके लिए अपेक्षाकृत बहुत आसान है राधा मोहन सिंह। चलिए आगे चलते हैं। महाराजगंज देखिए, यहाँ तो गणित ही गड़बड़ा दिया लालू यादव ने। यहाँ तो लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत की होती थी, लेकिन इस बार राजपूत बनाम भूमिहार की हो रही है और इसमें भी खेला हो गया। देखिए, कांग्रेस का टिकट मिला बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह को। ऐसा लग रहा था कि सच्चिदानंद राय इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे आकाश कुमार सिंह का समर्थन करने को तैयार नहीं हुए। फिर से घर वापसी कर ली बीजेपी ने। और उधर आरजेडी के व्यवहार से नाराज लालू यादव से खपा प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू की ओर। तो यहां देखिए, अब अखिलेश सिंह ने यह सोचकर महाराजगंज की तैयारी की कि भाई यादव तो हैं ही, मुसलमान हैं ही, मल्लाह हैं ही और इसके साथ भूमियार हो जाएंगे तो लड़ाई बन सकती है। महाराजगंज के बारे में आपकी क्या समझ है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक सोचा उन्होंने। ये समीकरण, वो उनका ये समीकरण है, अगर लड़ाई बन सकती है उनकी, अगर ये समीकरण काम कर जाए तो। और फिर इस समीकरण का लाभ सारण में रोहिणी आचार्य को मिलेगा और रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव जो सारण में बैठे हैं उसका लाभ महाराजगंज में अखिलेश सिंह के बेटे, माफ करिएगा, अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को मिलेगा। देखिए, यादव वोट लालू यादव गिरवा देंगे अखिलेश जी आकाश के पक्ष में और उसके बदले में कुछ भूमिहार वोट यहाँ मिल जाएगा। रणधीर सिंह को लेकर के ज्यादा चिंता इसलिए नहीं कर रहे हैं लोग क्योंकि वैसे भी राजपूत का वोट वहां जनार्दन सिंह को मिलना ही था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो वो वोट तो उनको जाना ही था। तो ये उस वोट को लेकर के ज्यादा चिंता नहीं है।
और जब हम्म, लड़े थे महाचंद्र सिंह, हमको ध्यान है कि महाचंद्र सिंह जब उस सीट पर महाराजगंज में लड़े थे तो उनको अच्छा खासा वोट आया था, 2 लाख के करीब उनको वोट आया था, हमको जहां तक बिल्कुल। याद आ रहा है। तो वो वोट है, वो अखिलेश सिंह ने वो वोट काउंट किया होगा। वो तो हम्म, जेडीयू से लड़े थे। अब जी उस वोट में अगर उस 2 लाख वोट में यादव का वोट जुड़ जाए, मुसलमान का वोट जुड़ जाए और मुकेश सहनी के आने की वजह से मल्लाह का वोट जुड़ जाए, तो फिर ये लड़ाई बहुत अच्छे कांटे की लड़ाई हो जाएगी। देखिए, हम जी हर जगह ये तो मानते हैं, ये नहीं हम कह सकते हैं ना कि अति पिछड़ा और महादलित का जो बीजेपी का वोट है वो कहीं है हम्म, कहीं नहीं है, वो हर जगह है, जी हर सीट हम्म, पर है, और वो सीट हम्म, बहुत कमिटेड है, वो वोट बहुत कमिटेड है जेडीयू और बीजेपी के लिए। तो एक आध जी जगहों को आप बात छोड़ दें तो इस हम्म, लिहाज से बीजेपी के पास बहुत वोट है। राजपूत का भी जी वोट है, पिछड़ा का हम्म, वोट है, महादलित का वोट है, नीतीश कुमार का वोट है, तो उनका वोट भी बहुत है। हम्म, लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि अखिलेश प्रसाद सिंह सिर्फ एमओआई समीकरण पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये जो पहले कहा गया, पिछले कई कई महीनों से ये नारा चला ना, कई सालों से, कि भूमाई है, सिर्फ माई नहीं है, जी भूमाई है। तो हम्म, भूमाई को अब तो बाप भी जोड़ दिया है उसमें उन्होंने, हम्म, तेजस्वी यादव ने। तो जी भूमिहार के साथ मुसलमान यादव और मल्लाह का समीकरण, ये दोनों सीटें बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। ये कॉम्बिनेशन जो है, सारण की भी सीट और महाराजगंज की सीट, दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। निकले चलिए तो हो सकता है दोनों निकल जाए, नहीं निकले तो दोनों नहीं निकले। ठीक है। चलिए महाराजन के बाद पटना साहिब, देखिए यह तो किला ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर लिया। रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लोग गुस्सा हैं क्योंकि वे सुपर वीआईपी एमपी हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। पटना में क्या काम हुआ लोग यह भी पूछ रहे हैं। यह भी जगह जगह पोस्टर है, मोदी तुझसे बैर नहीं, रविशंकर तेरी खैर नहीं। लेकिन इसके बाद भी वोट तो मोदी के नाम पर ही पटना में होगा। पटना साहिब के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो हम लोग 12 तारीख को जब वो रोड शो निकला और जिस तरह का रिस्पांस था, रविशंकर प्रसाद जी वहां मौजूद थे, तो अब रविशंकर प्रसाद का तो चेहरा गौन हो गया वहां। जी वहां तो मोदी का चेहरा है। मोदी जी खुली जीप में 2 घंटा 4 घंटा घूम रहे हैं उनके साथ खड़े होकर के, और नीतीश कुमार घूम रहे हैं, तो उसके बाद वहां क्या मामला रह जाता है? जी एक बार को छोड़ दीजिए, एक बार जब वहां सीपी ठाकुर हारे थे, लेकिन वो उस समय की स्थितियां अलग थी, वो स्थिति बिल्कुल ही डिफरेंट है, अब वो स्थिति नहीं है। उसके बाद तो बीजेपी ही जीत रही है लगातार, और जी अब कोई ऐसी स्थिति नहीं चेंज हुई है। ऊपर से कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया, देखिए कैंडिडेट इस तरह का आप अचानक पैराशूट से किसी को ड्रॉप करके नहीं चुनाव जिता सकते हैं, अनलेस कि आपकी लहर नहीं चल रही हो, आंधी नहीं जी चल रही हो। इस हम्म, बार तो इस तरह का जोखिम बीजेपी ने नहीं लिया। तो जी कांग्रेस के आप ऐसा कैसा कैंडिडेट जिसके लिए आप काराकाट की सीट मांग रहे हो, सासाराम में राजनीति करते रहे, पटना में आकर के चुनाव लड़ गए, तो उसको लेकर के लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल। वो कनेक्ट नहीं होने का नुकसान है कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में ही नहीं आ पा रही है। वहां वहां सीट तो जी मिल गई, लेकिन लड़ाई में नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल वही स्थिति है जैसे शेखर सुमन लड़े, या वो जो भोजपुरी कुणाल लड़े, सिनेमा वाले कुणाल लड़े, लड़े। तो उसी तरह का मामला है। चलिए देखिए अब पाटलिपुत्र की बात करते हैं। मीसा भारती बनाम रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव सर्वसुलभ नेता है। मीसा भारती चुनाव के वक्त आती हैं। चुनाव का नामांकन कल हुआ मीसा भारती का, लेकिन स्टेज से ही शो खराब हो गया। तेज प्रताप यादव ने धक्का दे दिया। और फिर वही बात जो आप शुरुआत में कह रहे थे कि लोग खौफ खा जाते हैं। और पाटलिपुत्रा अब वो पाटलिपुत्रा नहीं रहा क्योंकि वहां नए लोग बहुत अधिक संख्या में बसे हैं। फिर रीतलाल यादव की दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ रही है। भाई वीरेंद्र भी भीतर से कितने साथ हैं, यह भी देखने और समझने की बात है। तो 2 बार तो मीसा भारती हार चुकी, क्या तीसरी बार चुनाव जीतेंगी या रामकृपाल यादव की हैट्रिक लगेगी? देखिए, अब स्थितियां बदली हुई हैं। हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे, तो एक फैक्टर जो आपने उस दिन ध्यान दिलाया था और हम लोगों ने एट लेंथ चर्चा की थी उस पर, वो माले का फैक्टर है कि नहीं, माले माले का। माले पिछले बार भी मीसा भारती के साथ ही था। वो देखिए पिछले बार हम लोगों ने मतलब कुछ गलत पढ़ लिए थे। माले तब भी साथ था क्योंकि जो आरा की सीट दी गई थी राजू यादव को, उसके बदले पाटलिपुत्रा में समर्थन लिया गया था मीसा भारती के लिए। हाँ, नहीं, लेकिन गलत रीड हम लोगों ने इसलिए नहीं किया था ज्ञानेश्वर जी, कि जी उस समय 2 विधायक नहीं थे माले के। पाटलिपुत्र जी लोकसभा में 2 विधायक हैं माले के, हाँ, फुलबाड़ी और विधायक पालीगंज। फुलवारी में और पालीगंज में। तो जी ये एक बड़ा फैक्टर आता है। ये देखिए, हम्म जहां विधायक है तो एक हम्म। बड़ा समूह होता है जिसका इंटरेस्ट अलाइन हो जाता है विधायक के साथ। और हम तो पालीगंज के बार बार, विधायक स्वयं उम्मीदवार हैं नालंदा से। हाँ, तो ये वो तो भाई दोनों का तो इंटरेस्ट अलाइन हो गया ना। जी एक चीजें बिल्कुल। लगती है कि उसमें काफी सारे लोग लाभान्वित हो रहे होते हैं विधायक से, जी तो वो एक फैक्टर काम करता है। देखिए, हम बार बार जो पावर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग उसमें जी हिस्सा है,
विधायक जी हमको जान रहे हैं और विधायक जी के लिए काम करना है, ये चीजें मैटर करती हैं। हम्म, तो इस बार वो दोनों फैक्टर होने की वजह से है। थर्ड टर्म लकी चार्म हम हमेशा कहते हैं कि हो सकता है कि तीसरा टर्म हो जाए। पिछली बार भी बहुत कम अंतर से हारी थी, एक सहानुभूति भी है। लेकिन फिर वही है कि जब पटना में घूमे हैं प्रधानमंत्री और लोगों ने देखा है, और ये लोगों में एक जो जो अनिर्णय की स्थिति में था, जो फ्लोटिंग वोट जिसको बोलते हैं, जो फेंस पर बैठा हुआ था, उसका मन हो सकता है बन गया हो कि अरे प्रधानमंत्री अब इतना रोड शो की पहली बार हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर पटना में रोड शो किया है, तो पटना की सीट कैसे खराब करें। तो ये हो सकता है कि एक माहौल उनके अरे पक्ष एक में और हो, बात होती है लेकिन ना, लड़ाई नजदीकी रामकृपाल है। यादव के बारे में एक और बात होती है, जब मर्जी चाहे खोज लो, सुबह गांधी हाँ वो मैदान में खोज लो, सुबह गांधी वो मैदान तो में खोज लो, रात 12 बजे स्मशान घाट में खोज लो, रामकृपाल यादव मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, तो भाई ये यही तो उनकी इमेज थी, शुरू से इमेज थी, तभी तो वो सीपी ठाकुर को भी हरा के वहां से एमएलए हो गए, एमपी हो गए थे वो। बिल्कुल। और यहाँ आप लालू यादव की बेटी को भी हरा करके 2 बार से हो रहे हैं। ये तो एक बड़ा जी एडवांटेज है उनके पास, उनके साथ की हमेशा अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए। जी। चलिए तो देखिए, पाटलिपुत्र के बाद आगे बढ़ते हैं आरा। आर के सिंह और उनके सामने माले के सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद के बारे में ये हम कहें कि वे माले के उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन उनकी छवि माले के दूसरे नेताओं की तरह वह खूनी छवि नहीं है, रक्तपात वाले और जाति से वैश्य हैं। और आर के सिंह की छवि काम करने वाली छवि है। कार्यकर्ता और नेता भले ही असंतुष्ट रहें, लेकिन जनता खुश रहती है। हाँ, तो ये इस वजह से उनका कहाँ तक, उन्होंने जब मोतिहारी में आकर के वो कुछ काम करके गए, कुछ उद्घाटन बिजली का, तो लोग मोतिहारी जी में भी चर्चा करने लगे थे कि वो मोतिहारी लड़ेंगे आर के सिंह। जी पूर्वी जी चंपारण भी लड़ सकते हैं, आर के सिंह कहीं से भी लड़ सकते हैं। जी मोतिहारी में कलेक्टर रहे हैं वो, जब हम लोग एकदम शुरुआती दिनों में, और बड़े चर्चित नामी कलेक्टर रहे वहां। तो वो एक एक जो अधिकारी वाली छवि है, ब्यूरोक्रेट वाली, की अपना काम कराना है, नो नॉनसेंस टाइप की इमेज है। बहुत चकल्लस नहीं कर सकते हैं लोगों के साथ जी बैठ करके, जैसा हम लोग यहाँ बाकी सारे नेता करते हैं कि चकल्लस करेंगे, हम्म, काम उनसे नहीं होता है। जी दूसरा क्या, इंडिविजुअल काम लेकर के आप जाइएगा तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन कम्युनिटी के लिए काम करने का एक बिल्कुल उनके पास तरीका भी है, और वो सोचते भी हैं उस तरह से। तो ये उनका एक एडवांटेज है आरा में। लेकिन आरा का जो पूरा फैक्टर है, आरा का जो पूरा इक्वेशन है, वो कई आसपास की सीटों से प्रभावित होगा, जी जहां पोलिंग हो गए हैं और जहां हम्म, होना है, जहां बाकी है। हम्म, औरंगाबाद का भी फैक्टर है, बक्सर का भी हम्म, फैक्टर है, काराकाट का भी काराकाट फैक्टर है। तो जी ये सारे फैक्टर वहां आरा में काम करेंगे। इसलिए जी ये सबकी सबकी किस्मत, इन 3-4 सीटों के कैंडिडेट्स की किस्मत आपस में जुड़ गई है। अगर जी निकलना होगा तो सब निकल जाएंगे साथ के साथ, नहीं तो सबका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ माले के साथ जो एडवांटेज है, जैसे वैश्य का वोट, अगर हम लोगों ने देखा कि एक समीर महासेठ की तरह, सुमन महासेठ की तरह अगर वैश्य यहाँ टूटता है, जी तो ये फिर एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा बीजेपी के लिए, वो कोर वोट है उसका। और अगर हम्म, छवि उस तरह की नहीं है, खून खराबे वाली, तो अत्यंत पिछड़ी जातियों के और दूसरे जो मिडिल क्लास का वोट भी कुछ अगर आता है, यादव मुसलमान जुड़ता है, तो लड़ाई तो कांटे की हो ही जाएगी। जी बिल्कुल, लड़ाई कांटे की हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं बक्सर। यहाँ कितने कोण की लड़ाई है पता ही नहीं चल रहा है। मिथिलेश तिवारी, अश्विनी चौबे का टिकट कटा, मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार बनाए गए, गोपालगंज से आए। गुस्सा भी है लोगों में, क्यों अश्विनी चौबे का टिकट कटा। और मिथिलेश तिवारी की राह में बाधक बन गए आनंद मिश्रा, चर्चित आईपीएस प्राधिकारी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, असम कैडर के, जिन्होंने नौकरी से त्यागपत्र ही दिया इसलिए कि चुनाव लड़ना है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जैसा खेल गुप्तेश्वर पांडे के साथ हुआ था, वैसा ही खेल इनके साथ भी हो गया। तो आनंद मिश्रा राह में कांटा बने हुए हैं। फिर सामने से सुधाकर सिंह है, जगदानंद सिंह के बेटे, समझा हुआ क्षेत्र है। फिर ददन यादव भी हैं, तो सुधाकर सिंह के लिए ददन यादव परेशानी के कारण है। और फिर बसपा से अनिल कुमार भी है, ये दोनों के लिए परेशानी के कारण है। तो यहाँ कई कोण की लड़ाई है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि लड़ाई आखिर में किनके बीच होगी। देखिए, पांच कोणीय लड़ाई है, और जब भी जी हम लोग अब तक का की हिस्ट्री है, अभी हाल के 10 साल या 15 साल की बात करें, जहां भी त्रिकोणीय लड़ाई होती है या उससे ज्यादा जी कोण होता है, तो उसका फायदा जो इनकम्बेंट होता है उसको मिलता है, जो पार्टी जी जो जिसका विधायक है या सांसद है, उसको फायदा मिल जाता है आमतौर पर, जी क्योंकि उसका नाराज वोट होता है, जो जो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ होती है, वो नाराज वोट एक जगह नहीं जाकर के कई जगह चला जाता है। जी जो उसका कोर वोट है वो तो मिलता है बीजेपी का। मान जी लीजिए कि जो कोर वोट है और उसकी जो मशीनरी है आरएसएस की, बीजेपी की, वो वोट अगर डलवा लिए, और जो लोगों में नाराजगी है जी कि टिकट कटने से, सोनी चौबे के टिकट कटने से, या 10 साल में कोई काम धंधा नहीं करने की वजह से, महंगाई बेरोजगारी की वजह से, जिस भी वजह से है, तो जी उस नाराज वोट के लिए 4 प्लेटफॉर्म हो।
कुछ नाराज वोट आनंद मिश्रा को भी चला जाएगा, कुछ नाराज वोट अनिल कुमार को भी चला जाएगा, कुछ नाराज वोट है तो ददन यादव के साथ भी कुछ वोट जाएगा, तो कई प्लेटफॉर्म पर वो वोट बट जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि जो वोट जिसके पास ज्यादा वोट है, जैसे सुधाकर सिंह के पास भी अच्छा खासा वोट है, वो अपना वोट गिरवा लेंगे, और बीजेपी के पास अपना वोट है, बीजेपी जेडीयू का, वो वोट वो गिरवाएंगे। अब इसमें जिस जो अपना वोट पूरा गिरवा ले, वोट का परसेंटेज आप देखिएगा तो निश्चित रूप से ज्यादा वोट के उस पर है बीजेपी जेडीयू। बक्सर में पिछली बार 50% से ज्यादा वोट मिला था इनको, अश्वनी चौबे को। तो उस वोट में से अगर कुछ टूट के जाता भी है, लेकिन बचा हुआ जो वोट है वो गिर जाता है साथ में, तो फिर एडवांटेज बीजेपी को रहेगा। वहां हमेशा 4 कोणीय 5 कोणीय संघर्ष में फायदा हो जाता है इनकम्बेंट जो होता है उसका। चलिए, बीजेपी की आखिरी सीट सासाराम, यहां भी देखिए बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, छेदी पासवान को टिकट नहीं दिया, शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस में आज नामांकन का आखिरी दिन, अंतिम तक यह चलता रहा कि मनोज राम जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि पॉक्सो के केस का मामला आ गया, लेकिन टिकट नहीं कटा। इनके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, उज्जवल की। तो अब यहाँ लड़ाई, देखिए बहुत लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई तो लड़ाई है। हाँ, चुनाव तो चुनाव है। चुनाव में तो जब तक आखिरी दिन वोट नहीं पड़ जाए, नतीजे नहीं आए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले चुनाव में बसपा उम्मीदवार के तौर पर करीब 1 लाख मत लाया था। हाँ, तो वो बसपा का जो वोट था वो हो सकता है इस बार भी उनको आ जाए, क्योंकि वो वोट नहीं जाएगा जो बीजेपी के कैंडिडेट को, शिवेश राम को। हालांकि पता नहीं, हमको ये आइडिया नहीं है। उनके पिता तो जाकर के बस गए थे झारखंड में, धनबाद में वो जाके रहने लगे थे। ये आइडिया नहीं कि इन्होंने, शिवेश राम पहले कितनी मेहनत करते रहे, क्षेत्र में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। शिवेश राम ने सासाराम में बहुत मेहनत नहीं की है। हाँ, तो फिर इसका मतलब विशुद्ध रूप से बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अब एक कांग्रेस की उम्मीदवारी, कांग्रेस का उम्मीदवार पहले ही ऐसे ही कमजोर हो गया जब मीरा कुमार चुनाव नहीं लड़ी। अब मीरा कुमार की उम्र और निखिल कुमार की उम्र एक ही जैसी है, लगभग एक ही जैसे हैं दोनों। निखिल कुमार पूरी तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, उनका नहीं लड़ना वहां, मतलब वो नहीं लड़े तो काफी उनको दुख हुआ, उन्होंने बल्कि विरोध भी किया। मीरा कुमार ने स्वतः सीट छोड़ दी। तो अब सीट छोड़ दिए, लगातार चुनाव हार रहे थे, सीट छोड़ दिए 14-19 में हारने के बाद, तो अपने आप लड़ाई कमजोर हो जाती है। कांग्रेस का उसका जो काडर है वो भी डिमोरलाइज होता है। तो ये एडवांटेज है वहां बीजेपी के पास। लेकिन अब जब कैंपेन चलेगा आगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। चलिए, तो देखिए हमने आज चर्चा की बीजेपी की 11 सीटों के बारे में जहां चुनाव अभी होने हैं। आगे हम चर्चा जेडीयू की सीटों के बारे में भी करेंगे और हाजीपुर पर भी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।